हेलो दोस्तों, मैं दीपक वर्मा जीएस फैकल्टी अरविंद इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोशिका विज्ञान और इसका दूसरा पार्ट जो अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। कोशिका विज्ञान शुरू करने से पहले मैं आप लोग से ये चीज़ें कहना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि इससे प्रेरित होकर हम आगे और भी सारे वीडियो जो है आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ। थैंक यू। तो आइए शुरू करते हैं कोशिका विज्ञान का जो दूसरा पार्ट है, जिसको हम लोग कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। सेल डिवीजन या सेल साइकिल्स, सेल डिवीजन भी कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं, क्योंकि कोशिका के विभाजन की एक प्रक्रिया चक्र की तरह होती है, यानी साइकिल की तरह होती है। अतः इसको हम लोग कोशिका चक्र या सेल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि कोशिका विभाजन जो है किसके द्वारा दिया गया था, या कोशिका विभाजन जो है सबसे पहले किसने देखा। तो 1855 ईस्वी में वर्चो महोदय ने कई जगह जो है किताबों में इसको हिंदी में विरकाऊ भी दिया है, तो कोई मतलब नहीं है, ये इंग्लिश का जो उच्चारण है वही सही यहाँ पे माना जाता है। वर्चो महोदय ने जो है कोशिका विभाजन को 1855 ईस्वी में बताया था, ठीक है। न्यू सेल्स ओरिजिन फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल्स, मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा था कि जो नवीन कोशिका का निर्माण पहले से निर्मित कोशिका से ही होता है। मतलब हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, उन्हीं कोशिकाओं से अलग अलग नई कोशिकाओं का जन्म होता है। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि न्यू सेल ओरिजिन फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ओल्ड सेल्स, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, एक मदर सेल है, एक मातृ कोशिका है जिसको मदर सेल कहते हैं। मदर सेल से दो अलग अलग संतत कोशिकाएं यानी कि डॉटर सेल्स जन्म लेती हैं, यानी निर्माण होता है। निर्माण के प्रोसेस जो है वो हम आपको आगे बताएंगे। अच्छा, अब ये देखिए कि कोशिका विभाजन का महत्व क्या होता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सेल डिवीजन इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर ऑर्गन्स। सी, सबसे पहला तो इसका रोल होता है कि शारीरिक वृद्धि, मतलब जो हमारे शरीर का जो ग्रोथ होता है, यानी शरीर की जो वृद्धि होती है, वो नए कोशिकाओं के जनन के कारण ही होता है। मीन्स द ग्रोथ ऑफ बॉडी इज ड्यू टू द ओरिजिन ऑफ द न्यू सेल्स। मतलब कोशिका का जो विभाजन है वो कोशिका के विभाजन के कारण ही जो है शरीर में नई कोशिकाओं का जन्म होता है और हमारा शरीर का विकास होता है, शरीर हमारा ग्रोथ करता है, यानी बढ़ता है, ठीक है। दूसरा जो है क्षतिग्रस्त अंगों का पुनरुत्पादन होना, यानी कि रीजनरेशन ऑफ द डैमेज्ड ऑर्गन, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में अगर कहीं चोट लग जाती है, विदर हमारी बॉडी हो या प्लांट्स या किसी भी तरह के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या कोई भी किसी भी तरह का जो है शरीर हो, अगर उसमें कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जा रहा है तो वहाँ पर जो है उस अंगों का जो है पुनर्निर्माण या फिर उस अंगों को का जो है रिपेयरिंग जो होता है वो भी जो है नए कोशिकाओं के जनन के कारण ही होता है। तो इसका दूसरी जो भूमिका है वो है क्षतिग्रस्त अंगों का पुनरुत्पादन, ठीक है। जो तीसरा है नए अंगों का निर्माण, यानी फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ऑर्गन्स। तो कोशिका विभाजन के द्वारा ही जो है नए अंगों का निर्माण भी होता है। जैसे कि आपका शरीर जो है धीरे धीरे ग्रो करता है, और शुरुआती दशा में जब आप भ्रूणावस्था में रहते हैं तो नए नए अंगों का निर्माण होता है, जैसे हृदय का निर्माण होना, लिवर का निर्माण होना, ब्रेन का निर्माण होना। इस तरह के नए नए ऑर्गन्स का जो बनना होता है वो भी जो है कोशिका के विभाजन के द्वारा ही, यानी सेल साइकिल के द्वारा ही संभव हो पाता है, ठीक है। चौथा जो इसका रोल है वो ये है लैंगिक और अलैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। मतलब ये हुआ कि जो हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए हम जो है अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, या फिर पेड़ पौधे या किसी भी तरह के सूक्ष्मजीव या एक कोशिकी या बहुकोशिकी जंतु जो है अपने बच्चे को जन्म देते हैं या अपने ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं, तो वहाँ पर भी जो है जो सेक्स सेल्स जो होते हैं या फिर जो जनन कोशिकाएं होती है, वही जनन कोशिकाएं जो है विभाजित होकर या साइकिल पूरी करके वो नए जो है ऑफस्प्रिंग को जन्म देती हैं, ठीक है। तो ये जो है इसके मुख्यतः 4 महत्व होते हैं। जो कोशिका विभाजन होती है उसका जो है मुख्यतः 4 भूमिकाएं होती हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन कितने प्रकार की होती है और उनका महत्व क्या है और कैसे ये कोशिका विभाजन होती है, इसके बारे में हम आगे समझेंगे इसके बाद, ठीक। तो आइए देखते हैं कोशिका विभाजन के प्रकार, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका
तीन प्रकार से विभाजित होता है। वैसे तो सामान्यतः दो ही प्रकार होते हैं, जैसे समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस और मियोसिस। लेकिन ये तीसरा भी एक प्रकार का विभाजन है जिसको असूत्री विभाजन कहते हैं। ये असूत्री विभाजन सामान्यतः जो है आद्य कोशिकाओं में यानी कि प्रिमिटिव सेल्स में होता है। हमने आपको आद्य कोशिका बताई थी, जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स मैंने बताया था, जैसे बैक्टीरिया हुआ, एल्गी हुआ, कवक हुआ, या कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हुए, उनको हम लोग आद्य कोशिकाएं कहते हैं। इन आद्य कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन देखा जाता है, एमाइटोसिस। अब इसमें होता क्या है कि एक कोशिका होती है जो मदर सेल जो है वो प्रत्यक्ष रूप से, मतलब प्रत्यक्ष रूप से जो है वो दो संतत कोशिकाओं में यानी कि डॉटर सेल यानी संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। डायरेक्टली जो है दो संतति कोशिकाओं यानी प्रत्यक्ष रूप से दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। एक मदर सेल या एक मातृ कोशिका जो है दो संतत कोशिकाओं में विभाजित होती है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष विभाजन भी कहते हैं। ठीक है, इसको प्रत्यक्ष विभाजन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब जो दूसरा पार्ट है जिसको हम लोग माइटोसिस के नाम से जानते हैं, माइटोसिस के अंतर्गत देखते हैं क्या होता है। माइटोसिस जो विभाजन है या इसे हम लोग समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन से ही यहाँ पर पता चल रहा है, सूत्री का मतलब यहाँ से है गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम से है, क्रोमोसोम से यहाँ पर है यानी कि गुणसूत्रों से, क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के विभाजन से है। समसूत्री विभाजन का मतलब होता है यह गुणसूत्रों का प्रत्यक्ष रूप से विभाजन। ठीक है, और गुणसूत्र हमने आपको बताया था कहाँ पाए जाते हैं या गुणसूत्र क्या होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है और ये अंदर केंद्रक है, ये आपको एक धागे रूपी संरचना दिखाई जा रही है। ये धागे रूपी संरचना जो है क्रोमैटिन धागा के नाम से जाना जाता है, क्रोमैटिन नेटवर्क या क्रोमैटिन धागा कहते हैं। ये क्रोमैटिन धागा या इसी को गुणसूत्रीय धागा भी कहते हैं, गुणसूत्रीय धागा के नाम से जानते हैं। अब ये गुणसूत्रीय धागा जो होता है या क्रोमैटिन नेटवर्क होता है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है कोशिका विभाजन के दौरान या कोशिका चक्र के दौरान, सेल साइकिल के दौरान जो है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जैसे कि इस तरह के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जैसे ये आपका ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। इन छोटे टुकड़ों को ही जो है क्रोमोसोम कहते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं यानी कि गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। अब ये गुणसूत्र का रोल क्या होता है, क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन गुणसूत्र का विभाजन के दौरान। तो आइए देखते हैं गुणसूत्र का विभाजन के दौरान क्या रोल होता है, या ये भी कह सकते हैं कि समसूत्री विभाजन जो है वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, जिसको हम लोग सोमैटिक सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि कायिक कोशिकाओं में जो है समसूत्री विभाजन होता है। अब कैसे होता है या इस तरह का विभाजन क्या होता है, ये इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, इस तरह का विभाजन जो है, सबसे पहले इस तरह के विभाजन के बारे में जो है फ्लेमिंग ने बताया था। इस तरह के विभाजन के बारे में फ्लेमिंग ने बताया था, इसीलिए इसको फ्लेमिंग का विभाजन भी फ्लेमिंग का जो है सेल डिवीज़न के नाम से भी जाना जाता है। और ये देखिए कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जो है ये समसूत्री विभाजन कितने प्रकार का होता है या इसका टाइप क्या होता है। देखिए, समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था जो होती है, इसके विभाजन की जो अवस्था है वो 5 होती है। पहली अवस्था को हम लोग जो है वो इंटर स्टेट कहते हैं या इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज के नाम से जाना जाता है, या रेस्टिंग स्टेज या विश्रामावस्था के नाम से जाना जाता है। विश्रामावस्था के नाम से जाना जाता है। जो दूसरा स्टेज है या दूसरा जो फेज है, दूसरे फेज को हम लोग कहते हैं प्रोफेज।
दूसरा जो फेज है उसको प्रोफेज के नाम से जानते हैं। प्रोफेज का हिंदी भी क्या होता है? प्रोफेज। जो तीसरा फेज है या तीसरा जो स्टेज है उसको हम लोग जो है तीसरे स्टेज को हम लोग मेटाफेज के नाम से जानते हैं। मेटाफेज, तीसरे स्टेज को हम लोग मेटाफेज के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी मेटाफेज ऐसे लिखते हैं, मेटाफेज। ठीक है। जो चौथा स्टेज होता है या चौथा जो फेज होता है इसको हम लोग एनाफेज के नाम से जानते हैं। एनाफेज, एनाफेज, एनाफेज के नाम से जानते हैं। जो पांचवा जो स्टेज होता है या पांचवा जो अवस्था होता है या पांचवा जो फेज होता है इसको हम लोग टेलोफेज के नाम से जानते हैं। टेलोफेज, टेलोफेज, टेलोफेज के नाम से जानते हैं। देखिए इन सभी अवस्थाओं का रोल अलग अलग होता है या इन सभी अवस्थाओं में कोशिका किस तरह से विभाजित होती है इसके बारे में पूरी तरह से समझाया गया है। तो आइए एक एक स्टेज को हम लोग देखते हैं। चित्र के आधार पर हम आपको बताएंगे। ये बहुत ही सरल होता है, चित्र के आधार पर समझना बहुत ही सरल है। डीएनए के बारे में, डीएनए क्या होता है, क्योंकि कोशिका विभाजन में डीएनए का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो देखते हैं डीएनए क्या है। डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि प्रवर्धित रूप होता है इसका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले फ्रेडरिक मीचर ने 1869 ईस्वी में जो है डीएनए के बारे में बताया था, लेकिन इन्होंने सिर्फ डीएनए को डीएनए नहीं बोला था, जबकि बोला था ये न्यूक्लिक है, न्यूक्लिक। उन्होंने न्यूक्लिक शब्द दिया था। बाद में 1953 में दो वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन दोनों ने 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। यही आपका डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। डबल हेलिक्स मॉडल यानी दो स्ट्रैंड्स आप देख रहे हो यहाँ पर, दो स्ट्रैंड्स जो दिख रहे हैं आपको, इसी को कहते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था उन्होंने। और उन्होंने बताया था कि डीएनए जो होता है वो एक मनुष्य के कोशिकाओं के द्वारा जो है एक जो अनुवांशिक लक्षणों को, जो हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन हेरिडेटरी कैरेक्टरिस्टिक को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करता है। यही इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है। इसकी जो कार्यात्मक इकाई होते हैं, डीएनए की जो कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट जो होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, कार्यात्मक जो इकाई होती है, या ये भी कह सकते हैं कि आनुवांशिकता की जो कार्यात्मक इकाई होती है, आनुवांशिकता की, यहाँ ऊपर लिख दे रहे हैं आनुवांशिकता, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडेटरी, हेरिडेटरी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको हम लोग जीन कहते हैं। जीन, इनकी उपस्थिति जो है क्रोमोसोम में होती है। क्रोमोसोम में ये पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में इनकी उपस्थिति होती है। बेसिकली ये क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। तो अब देखिए इनका महत्व क्या है, या इनके क्या क्या पहले घटक, पहले इनके बताएं कि ये क्या क्या चीज़ों से मिलकर बने या किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, इनके घटक क्या है उसके बारे में समझिए। डीएनए के 3 घटक होते हैं। पहले को हम लोग नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, यानी नाइट्रोजनी क्षार कहते हैं। ठीक है, ओके। जो दूसरा होता है, यानी नाइट्रोजन से बने जो क्षार होते हैं उनकी बात किया जा रहा है। दूसरा जो होता है राइबोस शुगर, यानी कि राइबोस शर्करा। एक पेंटोज जो है शर्करा होती है, जैसे ये डीऑक्सी शर्करा है ना, ये एक पेंटोज शर्करा है, यानी 5 अणुओं के द्वारा तैयार किया गया जो बॉन्ड्स, 5 अणुओं के जो है बंधन यानी बॉन्ड्स के द्वारा तैयार किया गया जो शर्करा होता है उसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो बेसिकली ये जो राइबोस शर्करा है जो डीएनए में पाया जाता है एक पेंटोज शर्करा है। एक तो दूसरी है, तीसरा जो है जिसको फॉस्फेट कंपाउंड कहते हैं, यानी कि फास्फेट से बना हुआ कंपाउंड जो है, ये बेसिकली ये 3 जो है एलिमेंट्स होते हैं, 3 जो है कंपाउंड्स होते हैं जिनके द्वारा जो है डीएनए का निर्माण होता है। अब सबसे अनोखी बात, ये तीनों में से कई बार पूछा गया कि वो कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिनसे मिलकर डीएनए बनते हैं, या डीएनए के कौन कौन से घटक हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार, और दूसरा राइबोस शुगर्स यानी कि ऐसा शर्करा जो राइबोस हो। ठीक है, और तीसरा जो है वो है फास्फेट कंपाउंड यानी कि फास्फेटी यौगिक। ठीक है, अब जो नाइट्रोजनस बेस जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, नाइट्रोजनस जो क्षार है
वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले को हम लोग कहते हैं एडिनिन। एडिनिन जो है जिसको बेसिकली ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरा जो है उसको हम लोग थाइमीन कहते हैं, थाइमीन के नाम से जाना जाता है, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इसका हिंदी भी वही है, एडिनिन, एडिनिन, और इसको हम लोग थाइमीन कहते हैं, थाइमीन। तो दीज और नाइट्रोजनस बेस, पहले को एडिनिन कहते हैं, दूसरे को थाइमीन कहते हैं, और तीसरे को बोलते हैं, तीसरे को गुआनिन के नाम से जानते हैं, गुआनिन, और ये ऐसे रहेगा गुआनिन। तीसरे को गुआनिन कहते हैं, गुआनिन कहते हैं। और जो चौथा है इसको हम लोग जो है साइटोसिन के नाम से जानते हैं, यानी कि साइटोसिन, साइटोसिन के नाम से जानते हैं, ऐसा रहेगा, साइटोसिन के नाम से जानते हैं। तो ये 4 जो है बेसिकली 4 नाइट्रोजनी बेस होते हैं जो डीएनए में। अब ये क्या है, जो डीएनए का डबल हेलिक्स होता है ना, ये स्ट्रैंड डबल हेलिक्स होता है ना, ये 4 जो नाइट्रोजनी बेस हैं एक दूसरे से अल्टरनेट करके, फिगर में देखिए आपको समझ में आ जाएगा, एक दूसरे से अल्टरनेट करके हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में पहले एडिनिन और फिर थाइमीन। एडिनिन जो है थाइमीन से जुड़ा हुआ है, तो एडिनिन जो थाइमीन से जुड़ा होता है ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा है? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। और फिर से यहाँ पे देखिए थाइमीन फिर एडिनिन से जुड़ा है, ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन यहाँ पे जो गुआनिन है वो साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है। यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हमने लिखा है, वैसे यहाँ पर भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख लीजिए, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, ये भी डबल, ये भी डबल, ये ट्रिपल, ये ट्रिपल। इस तरह से ये जो डबल और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जो है आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं अल्टरनेट करके, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसमें जो राइबोस शुगर होता है यानी राइबोस शर्करा होते हैं, ये आपस में कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। एक चीज़ बताना है मुझे आपको, वो आप समझ लीजिए। जैसे मैंने बोला कि ये जो नाइट्रोजनी क्षार जो होते हैं, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। लेकिन जो शुगर कंपाउंड होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। जैसे A और T ये आपस में जो है डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और C और G आपस में जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों के बीच में, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन जो राइबो शर्करा होता है, राइबो शुगर जो होता है, शुगर, ये जैसे कि यहाँ लिखा है ना डिऑक्सी शर्करा, ये जो डिऑक्सी शर्करा होता है ये आपस में जो है कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजी बंध के द्वारा यानी कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो ये 2 प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि जैसे पहले तो ये है कि कितने प्रकार के नाइट्रोजनस क्षार होते हैं, तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा, इसमें जो है एडिनिन और थाइमीन जो है आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, और जो साइटोसिन होता है, गुआनिन होता है, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो राइबो शुगर्स यानी डिऑक्सी राइबो शुगर्स जो होता है, ये जो है इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है यानी कि सहसंयोजी बंध होता है। ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो यही है डीएनए। अब इसके रोल क्या है या क्या करता है, डीएनए का रोल क्या है? तो सबसे पहला तो यही काम इसका है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ये है कि अनुवांशिक लक्षण को यानी कि हेरिडेटरी कैरेक्टर को पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपको मैं बताऊं कि अगर कोई बच्ची का आंखों का रंग अगर नीला है या ब्राउन है, तो उसके माता या पिता या तो मदर साइड से या पिता या फादर साइड से जो है
किसी न किसी का जो है आंखों का रंग जरूर भूरा होगा, जो एक कैरेक्टर्स के रूप में, एक लक्षण के रूप में बेटी में आ गया है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा पॉसिबल हो पाया? तो ये डीएनए के द्वारा हो पाया पॉसिबल। ठीक है, डीएनए के और भी बहुत सारे रोल है, जैसे आज के वर्तमान समय में डीएनए का उपयोग करके डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा जो है हम क्राइम सीन को जो है, क्राइम सीन से जो है क्राइम का पता लगाते हैं। जैसे जिसको डीएनए अंगुली छापन कहते हैं, डीएनए फिंगर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा, जैसे जो भी अपराधी है उसका या तो पसीना अगर निकल गया हो, या फिर बाल गिर गए हो, या फिर नाखून गिर गया है, उसका परीक्षण करके उसके डीएनए से ही जो है आप पता लगा दोगे कि वहाँ पर कौन सा व्यक्ति था या कौन था उपस्थित था, क्योंकि डीएनए से जो है डीएनए टेस्टिंग के द्वारा ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, डीएनए का जो निर्माण होता है जिस प्रोटीन के द्वारा होता है, उस प्रोटीन को हम लोग हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। बेसिकली अगर क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि अगर क्रोमोसोम का निर्माण किस प्रोटीन के द्वारा होता है, तो वो उसका भी आंसर क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो ये था आपका डीएनए और डीएनए से संबंधित जानकारियाँ। ठीक है,